नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बीइंग अलाइव बीइंग अवेयर पे। आज का मेरा वीडियो मनीष सिंह के एक लेख पर आधारित है। मनीष सिंह एक्स अर्थात ट्विटर पे काफ़ी बढ़िया लिखते हैं। ही इज़ एन अमेजिंग राइटर एंड ही इज़ अ वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट पर्सन। और उनके एक इसी लेख पर आधारित ये मेरा वीडियो है। उनका लेख और ये जो मेरा वीडियो है उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो कि ये मान कर बैठे हैं कि सब चंगा सी, या फिर जो मुख दर्शक साइलेंट स्पेक्टेटर्स बनकर अभी भी बैठे हुए हैं। इस वीडियो का टाइटल है द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। आप मनीष सिंह को फॉलो कर सकते हैं एक्स पर। उनका हैंडल है @reborn मनीष। ओके, सो द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। 1933 में नाजी सत्ता में आ गए थे। 30 जनवरी को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप की हाईएस्ट पोजीशन, जो ताकतवर पोजीशन थी, वो हिटलर को सौंप दी थी। अब नाजियों को अपना एजेंडा लागू करना था, जो था एब्सोल्यूट पावर, शुद्ध जर्मन खून का देश और वहां से यहूदियों का सफाया। और तुरंत फुरत ही यहूदी दुकानों, व्यापारियों, कर्मचारियों के बाइकआउट का आह्वान कर दिया गया कि दुकानों, होटलों और रेहड़ियों पर जूड लिखा जाने लगा। नाजी समर्थक तो बरसों से ही इस दिन की प्रतीक्षा में थे, परंतु अभी आम जर्मन की रीढ़ की हड्डी सीधी थी, वे अड़ गए। अखबारों ने आलोचना की, रेडियो ने विरोध किया, परंतु जब भी पढ़े लिखे आम लोग मूर्खता का विरोध करते हैं तो ऐसे प्रयास अक्सर ही फेल हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, आम लोग में ही रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वही लड़ते हैं और वही जीतते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर सदी का महानायक, बड़े बड़े एक्टर्स, करोड़ों के घरों में रहने वाले क्रिकेटर्स और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, वो तो अपनी रीढ़ की हड्डी सत्ता के समक्ष, सत्ता के चरणों में अर्पित कर चुके होते हैं। आम जनता अत्याचार का विरोध करती है और जीतती भी है। अब आता है पिक्चर में जोसेफ गबल्स। जोसेफ गबल्स थर्ड राइच का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था, मास्टर ओरेटर। हिटलर के बाद अगर कोई मास्टर ओरेटर था तो वो था जोसेफ गबल्स। जोसेफ गबल्स को समझ में आ गया था कि यह काम जरा धीरे होने वाला है। जहर हर दिमाग में डालना होगा, नफरती विचारों की बारिश करनी होगी। इसके लिए उन्होंने एक सस्ते रेडियो का डिजाइन करवाया। मिलियंस में उत्पादन हुआ, घर घर ये रेडियो बांटे गए, पहुंचाए गए। हिटलर के चांसलर बनने के कुछ हफ्तों के अंदर ही एक घटना होती है। वो थी जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में रहस्यमय आग। और 28 फरवरी को राइक्सटैग फायर डिक्री, इसे फायर डिक्री भी आमतौर से कहा जाता है सिंपली, वो लागू कर दिया जाता है। इसके अंदर जो सिविल राइट्स थे, जितने भी सिविल राइट्स थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड असेंबली के जो राइट्स थे आम लोगों के, वो सारे के सारे राइट्स वो इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी फायर डिग्री के तहत सभी रेडियो स्टेशन नेशनलाइज कर दिए जाते हैं। तो वहाँ नाजी प्रोपेगेंडिस्ट बिठाए जाते हैं। अखबारों के एडिटर्स के लिए कानून लाया जाता है। अब वे वही लिख सकते थे जो सरकार की प्रोपेगेंडा टीम बताती। इसी फायर डिग्री के तहत उभरते हुए सिनेमा बिजनेस में नाजियों ने कब्जा कर लिया था। अब आप घर पर प्रोपेगेंडा सुनते, आप अखबारों में प्रोपेगेंडा पढ़ते और आनंद के लिए जो फिल्में देखते वह भी प्रोपेगेंडा होता। मनोरंजन के बीच स्लोगन होता, कोई न्यूज रील होती, वे खबरें जो देश में विकास की तस्वीर खींचती, और किसी यहूदी के लूट, हत्या, डकैती में पकड़े जाने की खबर भी होती। मूवी में विलन भी अक्सर एक यहूदी ही होता। जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में हर साल विशाल रैली हुआ करती थी, विशाल महासभाएं। मकसद था हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाना और लोगों में एकता का भाव पैदा करना। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा हुआ करता था। 1935 में न्यूरमबर्ग में ऐसी एक रैली हुई। यह पार्टी की ताकत का शोकेस था। और फ्यूरर के अलावा, यानी हिटलर हिटलर ने तो अच्छा भाषण दिया ही था, उसके अलावा यादगार भाषण गबल्स ने दिया था। वो भी मास्टर ओरेटर ही था। उसने बताया कि महान जर्मन जनता कैसे हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है, दुनिया में कैसे डंका बज रहा है। और उसने कुछ फेलियर भी स्वीकारे, और सभी फेलियर के मूल में कारण थे यहूदी तथा ऐसे जर्मन जो यहूदियों को प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें मानव समझते थे। ये थे गद्दार वामपंथी। सो इन भाषणों, सभाओं और रैलियों को जो सपोर्ट मिला था, साफ था कि एजेंडा बढ़ाने का वक्त आ गया है। यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा नस्ल या फिर रेस के स्यूडो साइंटिफिक थियरीज पर आधारित थी। उसके लिए ज्यूइश प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कन्वर्जन नहीं था कि भैया तुम ज्यू हो, यहूदी हो, तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, क्रिश्चियनिटी में बदल जाओ। नहीं, तुम्हारा सॉल्यूशन केवल एक ही है, फाइनल सॉल्यूशन, एनहाइलेशन, जर्मनी से यहूदियों का पूरी तरह से खात्मा। और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था उसे स्टेप्स टू डेथ कहा जाता है, जो कि 1933 से लेकर 1945 तक चलता रहा। ओके, सो पहला स्टेज था एक्सक्लूजन, एज यू कैन सी।
1933 से 1939 तक था। यू हैव नो राइट टू लिव अमॉन्ग अस एज सिटीजन्स। इसमें न्यूरमबर्ग लॉज बनाए गए, न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप सितंबर 1935 का लॉ बनाया गया। देन गेटोइजेशन, स्टेज 2 था गेटोइजेशन 1940 टू 44, दड़बाबंदी जिसे कहते हैं हिंदी में। यू हैव नो राइट टू लिव अमॉन्ग अस। एंड देन थर्ड स्टेज 1941 ऑनवर्ड्स, एनहाइलेशन, पूरी तरह से खात्मा। सो जैसा कि हमने देखा, कानून बने, इन्हें न्यूरमबर्ग लॉ कहा जाता है। इसमें ज्यूज को बिजनेस करने, नौकरी करने, वोट सहित सभी नागरिक अधिकार छीन लिए गए। जहां कहीं भी विरोध हुआ, लोगों को बंदी बना लिया गया। ज्यूज तो खैर अपराधी थे ही, उनके समर्थक जर्मन भी वामपंथी बताकर बंदी बना लिए गए। लेकिन केवल रोजगार, बिजनेस और नागरिक अधिकार छीनने से सदियों के शोषण का बदला कहाँ पूरा होता है। नाजियों को तो मुगलों के दौर का भी बदला लेना था, इससे भी आगे बढ़ना था। तो 1938 में इसका मौका मिला। एक जर्मन डिप्लोमेट, जो कि काफी यंग डिप्लोमेट था, उसकी एक 17 साल के यहूदी शख्स द्वारा हत्या कर दी जाती है। और कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन थे, कुछ प्रोमिस थे। तो देश भर में इस घटना का खूब प्रचार हुआ। हर दिन उसकी हालत अखबारों में बताई जाती है। इनफैक्ट ये घटना जो है 7 नवंबर को होती है और उसी दिन उसको गोली मारी जाती है। और 2 दिन बाद 9 नवंबर को वो मर जाता है। 9 नवंबर को ही एक इवेंट था और म्यूनिक में बड़े बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग गबल्स आए हुए थे। और जब उनको ये खबर मिलती है तो गबल्स एक ऐसा भाषण देता है जो कि आग में घी डालने का काम करता है। सो 9 नवंबर को डिप्लोमेट की मौत हो जाती है। देश का चांसलर को बहुत दुख होता है। उन्होंने गुस्से में कहा, हटा लो पुलिस और जो होता है इन लोगों को जेल में दो। यह आमंत्रण था और अभय दान भी। जो चाहो करो। नाजी समर्थक टूट पड़े, लाठी, बल्लम, रॉड, पेट्रोल लेकर। यहूदी प्रॉपर्टी को पहचानना कठिन न था। उन पर जूड लिखा होता था और उनके कपड़ों पे उनको अपने धार्मिक चिन्ह लगाने होते थे, जो कि स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है, येलो कलर का होता था। 9 और 10 की रात यहूदियों पर बहुत भारी पड़ी। हजारों प्रॉपर्टी जला दी गई। ज्यूज के धार्मिक स्थल फूंक दिए गए, हजारों की संख्या में, जिन्हें सिनागॉग्स कहते हैं। देन हजारों लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। औरतों का बलात्कार हुआ, वस्त्रहीन कर दौड़ाया गया। अगली सुबह जर्मन शहरों की सड़कें टूटे कांच और चली संपत्ति से भरी पड़ी थी। और यही इतिहास में नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहलाता है, क्रिस्टल नाइट। रात खत्म हो चुकी थी पर ज्यूस के दुखों का अंत भी नहीं हुआ था। दरअसल आज से शुरुआत हुई थी। स्टेज 3, annihilation, 1941 onwards. You have no right to live. अब ज्यूस से नफरत का मतलब केवल और केवल समाज से अलग करने, उनकी दुकानों का बॉयकॉट, नौकरी से हटाने, गालियां देने, बेइज्जत करने तक न था। अब तो उन्हें मारना था, जर्मनी से खत्म करना था। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बने जो कुशल जर्मन इंजीनियर्स बना रहे थे। जहरीले इंजेक्शन बने जो सुशिक्षित डॉक्टर लगा रहे थे। उनकी लाशों से वैल्यूएबल्स नोचकर हिसाब प्रशिक्षित अकाउंटेंट रखते थे। वैज्ञानिक जाइक्लोन बी, जो कि साइनाइड बेस्ड पेस्टिसाइड हुआ करता, इंस्टेंट डेथ, और हड्डियों को राख करने के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी फर्नेस की, वो बना रहे थे। जर्मन समाज का पतन हो चुका। हमारे देश में दुकानों पर अपने धर्म का नाम लिखने का आदेश आ चुका है। नाजी जर्मनी का दोहराव अपने देश में होते देख रहे हैं। कभी जो असामान्य था, असंभव था, घृणित था, अधर्म था, वह धीमे धीमे सामान्य बन चुका है, धर्म हो चुका है। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया ने मन की जहरीली बात बूंद बूंद कर आपकी नसों में भर दी है। जहर धीमा हो या तेज, नतीजा एक ही होता है। आज हम भी वही पतनशील समाज हैं जो विनाश के लक्ष्य की ओर सरक रहे हैं, अग्रसर हो चुके हैं। ये जहर आज बच्चों की नसों तक पहुंच चुका है। तो एक बच्चा स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल से बाहर निकलता है, रोड के उस पार एक गन्ने की जूस बेचने वाला बंदा रहता है। वहां पे जाके बच्चे लोग जूस पीते हैं, उसका पेमेंट यूपीआई से करते हैं, उसका नाम दिख जाता है। रोड के इस तरफ आते हैं और जय श्री राम करके उसके सामने नारा लगाते हैं। एक स्कूल है जिस 11th-12th के बच्चे वहां पे भी सेम ऐसी घटना करते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ के टीका लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। एक 10th की बच्ची बताती है, उनकी क्लास में उनकी टीचर, एक माँ की लड़का है कक्षा में, तो हर दिन लगभग हर दिन ही टोकती है।
और बाकी बच्चे अपने आप को सनातनी कहकर घूमते फिरते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है या फिर ऐसा कुछ होता नहीं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है, तो आप वाकई काफ़ी बीमार हैं। और इसका इलाज भी है हमारे पास। इलाज केवल यही है, छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक आप अपने बच्चों की हिस्ट्री एंड सिविक्स की किताब उठा के पढ़ना चालू कर दीजिए, और कोई इलाज ही नहीं है। छठी या 7वीं की सिविक्स की किताब में कहीं स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजुडाइज का डेफिनेशन दिया हुआ है। मैं समझता हूँ 75% और 80% पीपल हमारे देश के सिटीजन, उनको मतलब ही नहीं मालूम होगा कि ये होता क्या है, लेकिन प्रैक्टिस में लाते जरूर हैं इस चीज़ का। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।